हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे नए वीडियो में। तो ये हमारी नए वीडियो स्टार्ट हुए, ये नया ही चैनल है, मैंने आपको बताया। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक जर्नी चल रही है एक तरीके से। इसमें जो भी एस्पायरेंट जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे तो उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। मे भी कि इसमें से कुछ लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये फ़िलहाल हमने पॉलिटी स्टार्ट की है, पुरानी क्लिप है। तो ये हमारा शाम का शेड्यूल है। तो जैसे दिन में कुछ टाइम मिलता है, फिर इसके बाद में दोपहर में काम रहता है, फिर शाम को मिल जाता है तो डिनर वगैरह के बाद में। तो ये पॉलिटी स्टार्ट है। पॉलिटी में ये घटना चक्र पूर्वावलोकन करके बुक आती है, सबको पता ही होगा जितने भी पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, आरओ की। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें पहले शॉर्ट में फैक्ट दे देते हैं, फिर उसके क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, किस किस आयोग ने पूछा है। जैसे बीपीएससी ने पूछा, यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है, तो ये उसी तरीके से दे देते। तो ये आइडिया रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन। देखो ये 2020 में पूछा गया है, तो मैंने 2 बार पेपर केवल देखने के लिए दिया था। कुछ दूसरे मतलब पहले वाले में तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, दूसरे में मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसमें कितने फैक्ट पूछे जाते थे। देखो इसमें इस तरीके से अनुच्छेद और ये फैक्ट पूछे जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से इनको तैयार करके जाना होता है। किसी भी कीमत पे आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये पेपर फैक्चुअल बहुत रहता है। हाँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन फैक्ट उसमें खूब पूछते हैं। और तो इस तरीके से पॉलिटी का जो शेड्यूल है वो लगभग मैं 30 पेज डेली कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बुक इतनी बड़ी बड़ी रहती हैं। अगर हम ये सारा कुछ इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा एग्ज़ाम तक। वैसे भी अब 2 से ढाई महीने मुश्किल से बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कोताही नहीं करनी है। पहले आप रिवीज़न कीजिए, जो भी आपने जीएस पढ़ा और जो भी चीज़ें पढ़ी उनको तैयार कर लीजिए। फिर आप पेपर भी लगाइए, टेस्ट पेपर लगाते जाइए, किसी भी कोचिंग का ले लीजिए, उसको लगाते जाइए। उससे पता चलता है कि हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही, क्योंकि हम इतना कुछ यहाँ से लगा के जब जाते हैं, पर वहाँ पर जब रूम में प्रेशर होता है, जब एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो अगर नहीं झेल पाते, तो वहाँ ऑटोमेटिक 1-2 क्वेश्चन तो अपने आप से गलत हो जाते हैं। मैं टेस्ट पेपर देती हूँ, मेरे 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों गलत होते, वो शायद प्रेशर से ही गलत होते। मैंने सर से भी पूछा था, तो ये इस तरीके से गलत हो जाते हैं। मैंने खुद रियलाइज़ करके देखा है। तो टेस्ट पेपर जब देते जाएंगे आप, वीक में कम से कम 2 टेस्ट पेपर लगाइए, तो उससे आपको अपनी गलतियों को पता चलता रहेगा। केवल पॉलिटी का ही मत लगाइए, सारे सब्जेक्ट रहा, हिस्ट्री लगाइए, पॉलिटी लगाइए, ज्योग्राफी लगाइए, साइंस का लगाइए, है ना। तो ये जब टेस्ट पेपर आप लगाते जाएंगे, सीसैट को भी अवॉइड मत कीजिए। सीसैट भी आपका है पासिंग मार्क्स, लेकिन फिर भी उसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं बन के, वो उस समय जब नहीं टैकल हो पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरे जब 30 पेज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ डेली। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जिससे 2 चीज़ों को लेके चलती हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटी। पॉलिटी लगभग मेरी ख़त्म होने वाली है। अब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसके बाद में हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, प्लस करंट अफेयर भी चल रहा है। क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में, आप सबको पता होगा। अगर आपने करंट अफेयर को किसी भी कीमत पर मिस किया तो बहुत नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ ये ध्यान देना कि कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी गलत भी आयोग दे देते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखने की क्या गलत है। अब ये दूसरे दिन सुबह हो जाती है मॉर्निंग, और मॉर्निंग के बाद में मेरा ये हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में ईयर और जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, वायसराय होते हैं, उनका बहुत फैक्ट पूछते हैं। और ये जितना मैंने ये अभी इंपॉर्टेंट की फैक्ट दिखा रही हूँ, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन किसी न किसी साल खूब आते हैं। तो अगर थोड़ी सी तैयारी करने के बाद में हमारे 2 नंबर मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाता है, तो कोई बुराई नहीं है। मैंने इसको इस तरीके से लिख के और फिर मैं इधर जो नियम बनाए हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, और जो ये गवर्नर है VVL, ठीक है, और नॉर्थ कर लो, फिर लई कर लो या नालय कर लो, ई कर लो, ऐसे कुछ भी बना लो। तो वो मैं 5 मिनट मैंने रिवाइज़ कर लिया। अब मेरा जुलाई का करंट अफेयर चल रहा है, तो इसको क्या करती हूँ, मैं अपने नोट्स खुद ही बनाती हूँ, और बनाने के बाद मैं उनको तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं मंथली में किसी एक की मैगजीन पढ़ लो या फिर टेस्ट पेपर को लगाते जाओ, तो वहाँ पता चल जाता है। अब जैसे आय दृष्टि को बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, वो 6 मंथ में आती है, तो वो शायद अभी जुलाई में आ जाएगी। सॉरी, जुलाई नहीं, लास्ट अगस्त या सितंबर में सुन रहे हैं, मुझे अभी कंफर्म नहीं कि किस महीने में आ जाएगी, बट आती है 6 मंथ करके। तो ये देखो, जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती प्लस उसी में यूपी स्पेशल भी रहता है। अब यूपी स्पेशल कोई अलग से बिल्कुल नहीं बन के आता, उसको भी मैं बीच बीच में लिखती जाती हूँ, और उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये भारत ताइवान के बीच में जैविक उत्पादों के लिए परस्पर समझौता हुआ है, ठीक है। अब अपने यहाँ से जो जैविक उत्पाद भेजने की वो है एजेंसी, वो कौन होता है, अपेडा है, ठीक है, एंड ताइवान में कृषि मंत्रालय। तो यह ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए समझौता किया गया है,
भारत से ऑर्गेनिक चीज़ें वहाँ जाएंगी। क्या क्या? तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जाएंगे, हरी काली और हर्बल चाय जाएंगे, औषधि पौधे जाएंगे जो ताइवान को निर्यात किए जाएंगे। अब क्या पूछ सकता है इसमें करंट में? तो अपेडा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वो भी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। अच्छा, ये कैसी एजेंसी है? तो वो इस तरीके से, अब जैसे नोमैडिक एलिफेंट, ये आपका अभ्यास हुआ है किसके बीच? तो भारत प्लस मंगोलिया के बीच में। कहाँ हुआ? तो भारत में ही हुआ, मेघालय में। अभ्यास मैत्री कहाँ हुआ? तो भारत प्लस थाईलैंड के बीच में, बट ये थाईलैंड के ताक प्रांत में हुआ। इस तरीके, अब जैसे ये रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। अब यहाँ पे रोशनी नादर तो दे ही देंगे, अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम दे देंगे तो हम लोगों को लगेगा कि रोशनी नादर शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे यूपी स्पेशल का हो गया, डायरिया रोको अभियान चल रहा है वहाँ पर, है ना। अब ये आपका बनेरघट्टा जैविक उद्यान है, तो इसको तेंदुआ सफारी से अलग करके अलग बनाया गया है जैविक उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो जब हम सारे फैक्ट A to Z नोट डाउन कर लेंगे, उनको रिवाइज कर लेंगे, तो काफ़ी मुश्किल है कि कुछ क्वेश्चन छूटे, पर फिर भी छूटते हैं। उनको छोड़ने का भी रीज़न होता है कि आप ज़्यादा गलत ना करें। 5 से 6 क्वेश्चन तो आप आराम से छोड़ सकते हैं। अब जैसे ये एग्जाम मिशन है, इसमें इसरो की मदद कर रहा है नासा, और इंटरनेशनल सोलर, मतलब वहाँ पर वो मानव मिशन भेजने के लिए 14 दिनों के लिए 4 मेंबर जाएंगे। अब मेंबर के नाम पूछ सकते हैं, है ना। तो उन्हीं 4 लोगों के नाम है, पैगी विल्सन, शुभांशु शुक्ला, स्लावोल उज्जांस्की, है ना। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय किया गया, अब इसमें जो अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट है, ये 10वां देश है, ये शामिल हो गया है, तो हो सकता है इसका बना दे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय का हेडक्वार्टर का 1992 में बना था, हेलेंसिकी में, जो कि फिनलैंड की राजधानी वहाँ पर बना था। अब SDG इंडिया इंडेक्स आया, इसको नीति आयोग मतलब रिलीज़ करता है, 4th संस्करण है। इसमें यूपी काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन टॉप 10 में अगर पूछेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा। ये यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, गोवा प्लस हिमाचल प्रदेश, है ना। तो देखो SDG इंडेक्स में रैंकिंग पूछ लेते हैं। इसके बाद में यूपी को जेंडर इक्वलिटी में 42 और क्लीन एंड सैनिटाइजेशन में 92 मिला, तो यूपी कहीं कहीं अच्छा कर रहा है। अच्छा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है, वो कौन बनी? तो उर्सुला वान डेर लेयन। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।